हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो उसका फोर्थ हेड है कैपिटल गेन। यानी कैपिटल गेन से जो हमारी इनकम हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले कैपिटल गेन के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उसके पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, एनी इनकम विच अराइज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, उससे कोई इनकम अराइज होती है या उससे कोई प्रॉफिट या गेन होता है, उसको हम किस में लेते हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है जी, इनकम हेड जो फोर्थ हेड है कैपिटल गेन, उसकी हम इनकम कंसीडर करते हैं। यहाँ ट्रांसफ़र का मतलब ये होगा, लेकिन हम इसको आगे भी पढ़ने वाले हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है। जब हम किसी कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, यानी ट्रांसफ़र का मतलब सेल भी बोल सकते हैं, सेल करते हैं या उसका पोजीशन चेंज होता है, तो यानी उसको इस लैंग्वेज में, इनकम टैक्स की लैंग्वेज में उसको हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। यानी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र करने से जो भी इनकम अराइज होगी उसको हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बोलेंगे। यानी इसका सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 45 और सब सेक्शन 1 है। तो चलिए जी, डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होता है और ट्रांसफ़र क्या होता है। कैपिटल एसेट का सेक्शन और सबसेक्शन देख लेना जी, 2 और सबसेक्शन 4 है। कैपिटल एसेट मींस एन एसेट विच इज़ परचेज नॉट विद अ व्यू टू रीसेल in the same financial year, rather it is purchased either view with the view to earn the profit long run in the business। यानी एस कैपिटल एसेट का मतलब ये है कि जब आपने कोई चीज़ परचेज करते हो तो ये सोच के परचेज करते हो कि उसी फाइनेंशियल ईयर में, सेम फाइनेंशियल ईयर में आप उसको रीसेल नहीं करने वाले, उससे आप कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं या आप अपने बिजनेस रनिंग में उसका यूज़ लेने वाले हैं। तो इसका मतलब हो गया आपका कैपिटल एसेट। अभी कैपिटल एसेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आपका वो कैपिटल एसेट हो सकता है। ठीक है जी, वो बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है जी, तो अभी कैपिटल एसेट कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती, जब भी क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं हो सकती, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बिजनेस पर्पस से रिलेटेड कोई भी आपका रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए कोई भी वर्क कर रहे हैं, या स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। या आपकी रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो वो भी आपका क्या होगा, कैपिटल एसेट नहीं होगा। आपकी जितनी भी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्नीचर, हाउस का फर्नीचर हो गया, स्कूटर हो गया, मोटर कार हो गया, या यूटेंसिल हो गए, कॉस्टली कॉस्टली क्लॉथ्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, ये सभी चीज़ें आपकी कैपिटल एसेट नहीं होंगे। सिर्फ ज्वेलरी को छोड़कर, ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो चलिए, उसके बाद अभी कुछ बॉन्ड्स हैं, इनको एज इट इज़ याद कर लेना और कुछ भी नहीं है इसमें से। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ बॉन्ड इशूड किए गए हैं, तो वो अलग अलग ईयर में उनकी कुछ वैल्यूज़ थी, तो उन वैल्यूज़ का सीधा सीधा याद रख लेना। 1977 में 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स और 1980 में 7% गोल्ड बॉन्ड्स, और जो नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड हैं 1980 के, वो आपके कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। या कोई स्पेशल बियर बॉन्ड्स हैं 1991 के, वो भी आपका कैपिटल एसेट नहीं होगा। अभी कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल एसेट कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, तो अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैपिटल एसेट है वो कितने टाइप्स का रहता है। वो 2 टाइप्स का रहता है। उसमें 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, इनका सेक्शन देख लेना। जो शॉर्ट टर्म है ST CG भी बोल देते हैं, और अंडर सेक्शन जो है 2 और सबसेक्शन 42A है, और लॉन्ग टर्म का सेक्शन 2 और सबसेक्शन 42 है। इसको मैं इसलिए साथ में मतलब बोलता जा रहा हूँ, इसलिए ये आपको भी याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनको सेक्शंस को साथ में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जी, आपको मतलब से तो क्लियर हो ही गया होगा। शॉर्ट टर्म का मतलब थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब जो लंबे टाइम के लिए हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी एसेट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की डेफिनेशन ये है कि फॉर 36 मंथ और लेस देन 36 मंथ बिफोर द डेट ऑफ सेल। यानी हमने कोई चीज़ परचेज की और उसको हमने यूज़ किया 36 मंथ या 36 मंथ से कम के लिए, यानी 36 महीने या उससे कम के लिए हमने उसको यूज़ किया,
तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है जी। अगर हम बात करें यूनिट ट्रस्ट इंडिया सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर इनके बारे में बात करें तो इनमें 36 महीने का केस नहीं होता, इनमें 12 महीने का केस होता है। अगर 12 महीने से कम के लिए आपने इनको परचेज करके सेल कर दिया तो वो आपका शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म क्या होगा, सिंपल इसका ऑपोजिट ले लो तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म। यानी 36 महीने से ज़्यादा आपने कोई चीज़ अपने पास रखी है, उसको सेल नहीं किया तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। अगर सिक्योरिटी यूनिट ट्रस्ट इंडिया या शेयर के मामले में बात करें तो वहाँ पे 12 मंथ का टाइम कंसिडर करेंगे। तो चलिए जी, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब अभी मैंने आपको बताया भी था, जब पोजीशन चेंज होता है या कोई चीज़ सेल करते हैं उसको आप ट्रांसफ़र मान सकते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ एन एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी ऑनरशिप चेंज हो जाना, यानी मेरी कोई चीज़ है मैंने किसी को बेच दी या मेरा ऑनरशिप चेंज हो गया, इसका ऑनर कोई और हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र। यानी ऑनरशिप चेंज होना ट्रांसफ़र। अगर नैरो सेंस में कहें तो इसे सेल भी कहते हैं। यानी मैंने कोई चीज़ किसी को बेच दी तो उसका ऑनर भी चेंज हो गया, और मैंने कोई चीज़ सेल की तो उसको भी ट्रांसफ़र कहेंगे। ठीक है जी। अगर कहें तो ऑनरशिप चेंज होना विद और विदाउट कंसिडरेशन, ये कोई मैटर नहीं करता कि उसकी कंसिडरेशन से हुआ या विदाउट कंसिडरेशन से हुआ, तो मतलब ऑनरशिप चेंज हुआ या सेल किया, इन चीज़ों को हम ट्रांसफ़र बोलेंगे। तो चलिए ये ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकता है, सेल और एक्सचेंज एनी प्रॉपर्टी। आपने कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर ली उसको भी ट्रांसफ़र बोला जाएगा, सेल की है तभी भी आपका क्या बोला जाएगा, ट्रांसफ़र बोला जाएगा। कोई राइट्स, यानी किसी चीज़ पर मेरा राइट है लेकिन उसकी एक्सटिंग्विशमेंट हो गई, यानी वो चीज़ें किसी और के पास गई या किसी और का उस पर राइट हो गया तो उसको भी ट्रांसफ़र बोलेंगे। या कई बार क्या होता है कि कानून की वजह से, यानी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमें कोई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, दूसरे को एक्वायर करनी पड़ती हैं, तो उसमें भी हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। और स्टॉक इन कोई भी कन्वर्जन, कोई भी पर्सन एसेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में लगाता है यानी कन्वर्ट करता है तो उसको भी हम ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ट्रांसफ़र की ये 4 चीज़ें आप याद रखना। और उसके बाद ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। अभी ट्रांसफ़र किसको नहीं माना जाएगा, तो अगर मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसमें बहुत सारे पर्सन हैं, अगर वो अपने में से किसी एक मेंबर के नाम एसेट कर देते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैंने किसी को या किसी ने मेरे को कोई चीज़ विल वसीयत में मिली या मैंने किसी को गिफ्ट किया तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कोई होल्डिंग कंपनी जो कि एक सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी कंपनी को 100% शेयर है, जो मतलब ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे, देती है, और सब्सिडरी कंपनी जो कि एक इंडियन कंपनी है तो इसमें भी ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद अगर सब्सिडरी कंपनी जो कि अपनी एक होल्डिंग कंपनी को अपने जो भी 100% शेयर जो है दे देती है, अगर होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। एनी ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ बॉन्ड डिबेंचर इनटू शेयर। अगर कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर्स को हम कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में, उनका कोई भी इस तरह की ट्रांसफ़र रहती है तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, नेक्स्ट अभी जो मेन आपका कैपिटल गेन से इनकम निकालने का जो मेन मेथड है, जो मेन फॉर्मूला जिसको आप बोलते हो, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जो अभी मैं फॉर्मूला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन निकालेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसी चीज़ को फोकस, यानी ये चीज़ें पता होंगी तभी हम क्वेश्चंस हैं जो निकाल सकते हैं। बाकी पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल है, समझने वाला है और जस्ट याद रखने वाला है। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला जो भी आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। तो चलिए जी, देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी इनकम कैसे निकालनी है, जैसे सेल ऑफ रियलाइजेशन, कितनी सेल हुई उसमें से आपके मान लो सेल करते वक्त जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो आपने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, जितने भी खर्चे हुए। उसके बाद आपकी बनेगी नेट सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। उसके बाद आपने 4 तरह की कॉस्ट जो है, अगर ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस में दे रखी है तो वो आप माइनस करोगे। एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जितनी कॉस्ट पे आपने एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एडिशन, ये चारों जो कॉस्ट हैं माइनस करने के बाद जो फाइनली आएगा वो आपकी STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। ठीक है जी। सेम लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में भी सेम है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें इंडेक्स यूज़ हो जाएगा। सेल ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, नेट बन गई, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, रेनोवेशन, इंप्रूवमेंट, एडिशन, यानी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन, ये वाला आपका लगेगा। यानी दोनों में एसटीसीजी और एलटीसीजी में यही डिफरेंस है। तो चलिए जी, सबसे पहले अभी देखते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ रेनोवेशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर लॉन्ग टर्म का निकालना होगा। तो एक इंडेक्स दे रखा होगा हर ईयर का, एक मतलब जो भी एक नंबर रहता है उसके अकॉर्डिंग मतलब हम जो है लेटेस्ट ईयर का उसका प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे वो ये देखते हैं। पहली बात तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपको दे रखी होगी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जो लेटेस्ट ईयर का, जिस ईयर की आप बात कर रहे हो, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो, उस जिस ईयर में आपने सेल किया, यानी उस ईयर का इंडेक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, जिस ईयर में आपने परचेज किया। तो लेटेस्ट आपका जो भी है, जिस ईयर का प्राइस निकालना चाहते हो उससे आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेटेस्ट जो प्राइस जिस ईयर का निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ कहाँ पे ये इंडेक्स है जो अवेलेबल नहीं होगा। देखिए, होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला केस है, लेकिन इंडेक्स वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। कौन कौन सा केस है, पहला तो जी सीधा सीधा डेप्रीशिएशन याद रख लो। और डेप्रीशिएशन में क्या होगा, अगर जहाँ डेप्रीशिएशन लग रही होगी रिटर्न डाउन मेथड, यानी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू एक होता है स्ट्रेट मेथड, ठीक है जी। अभी स्ट्रेट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या डिफरेंस है, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मैथ में आपने पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप स्ट्रेट मेथड की बात कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट है, रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है जी। यानी हर साल सेम ही डेप्रीशिएट हो रहा है, उसको सिंपल स्ट्रेट मेथड बोलेंगे। जो हर साल जो कम वैल्यू पे, या जैसे 100 रुपीज़ हैं, 10% आपका मतलब जो है डेप्रीशिएशन हुआ था 90 पे आगे क्या है वो 10% डेप्रीशिएट होगा, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, बेसिक वैल्यू पर जो स्टेट मेथड होता है, बेसिक वैल्यू पर बार बार जो है डेप्रीशिएशन लगता है। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू कम होती जाती है, लेटेस्ट वैल्यू नेक्स्ट ईयर की जो बनती जाती है उस पर लगता है, उसे रिटर्न डाउन मेथड बोलते हैं। तो चलिए जी, एक तो डेप्रीशिएशन जहाँ रिटर्न डाउन मेथड का केस होगा वहाँ पे आपने इंडेक्स नहीं यूज़ करना, और बॉन्ड या डिबेंचर की बात हो रही है वहाँ पे इंडेक्स यूज़ नहीं होगा। ये बात स्पेशल है, देखना आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आएगी और आप गलती से उसमें इंडेक्स यूज़ कर लोगे। तो बॉन्ड और डिबेंचर का दिमाग में बिठा लो कि इंडेक्स यूज़ नहीं होगा। और डिबेंचर अगर इंडियन कंपनी के परचेज किए हुए हैं किसने, नॉन रेजिडेंट ने, तो भी इंडेक्स है जो यूज़ नहीं होगा। 3 केस हैं, डेप्रीशिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू और बॉन्ड डिवेंचर अगर इंडियन कंपनी के है, नॉन रेजिडेंट ने परचेज किया तो आपका जो है मतलब क्या नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, यानी आपने कितने में एक्वायर किया उसको आप कैसे पता करोगे कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, पहला केस तो सिंपल है, एसएससी ने मतलब जितने में परचेज किया, मान लीजिए एक मोबाइल है 20,000 रुपये का, मैंने उसको 20,000 रुपये का परचेज किया और एक्चुअल प्राइस मैंने पे कर दिया, तो मेरे लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 20,000 ही रहेगी, जो मोबाइल 20,000 का मैंने परचेज किया, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरा केस आता है कि हैज़ नॉट बीन परचेज, मैंने मोबाइल परचेज नहीं किया बट हैज़ बीन ट्रांसफर टू हिम अंडर गिफ्ट और विल, मेरे को ये विल के रूप में या गिफ्ट के रूप में मिला है। तो इस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, क्योंकि मेरे को तो गिफ्ट मिला है या विल मिला है, तो मेरे को तो पता नहीं कि इसकी कॉस्ट क्या है। तो इसमें जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या होगी, इसको जिसने मेरे को गिफ्ट किया है, जो इसका प्रीवियस ओनर है, जितने में उसने खरीदा होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट शेयर की बात कर लेते हैं। अगर शेयर एसेट हैज़ बीन परचेज्ड, शेयर नेक्स्ट में करेंगे। एसेट हैज़ बीन परचेज बिफोर 1 अप्रैल 1981, 1 अप्रैल 1981 से पहले अगर कोई एसेट आपने खरीद रखा है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आप निकालोगे। तो जो परचेज प्राइस जितने में आपने परचेज किया, मान लीजिए 1 अप्रैल 1981 से पहले मैंने मोबाइल एक ख़रीदा था 10,000 का और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस टाइम पे थी
15,000, तो जो भी दोनों में से हायर होगी वो उठा लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में करते हैं सीओए बोनस शेयर। अगर आपको अभी बोनस शेयर क्या होते हैं, जब आप कुछ शेयर्स खरीदते हो और कंपनी उसके रूप में आपको कुछ बोनस वगैरह देती है तो उसको आप बोनस शेयर कहते हो, और बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका नील रहेगा। अगर आप इनको आगे कहीं सोल्ड करते हो, बेचते हो, तो जो भी आपको मतलब जितने सेलिंग प्राइस पर बेचोगे वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। तो उसके बाद गुडविल, गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील होगी जी। गुडविल क्या होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, अपनी बनाई हुई एक चीज़ जो होती है रेपुटेशन, वो गुडविल रहती है। अगर गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो वो नील होगी। अगर आपने उस गुडविल को बनाने के लिए कुछ प्राइस पे किया है तो उसके लिए वो जो प्राइस पे किया है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई अमाउंट फॉरफिट होती है, यानी फॉरफिट होती है, तो बस इसमें ये बात याद रखना, कोई भी अमाउंट फॉरफिट होती है एसेट को सेल करते वक्त, तो उसमें से क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से आप फॉरफिट अमाउंट माइनस कर दोगे, तो उसको आपने माइनस करने के बाद है जो इंडेक्स्ड करना है। ये स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर फॉरफिट अमाउंट कुछ भी दे रखी है और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से उसको माइनस करने के बाद ही आपने इंडेक्स्ड करना है। तो चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं डेप्रीशिएबल एसेट के केस में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी रिटन डाउन वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। डेप्रीशिएबल का केस है और उसमें रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से जो है लग रहा है, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने लेनी है वो क्या होगी, जो ईयर के बिगिनिंग में उसकी वैल्यू थी, जो रिटन डाउन वैल्यू थी ईयर के बिगिनिंग में, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपको इंडेक्स क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आप कैसे कंसीडर करोगे, तो सबसे पहले आपने उसका स्ट्रेट प्रोसेस यानी स्ट्रेट मेथड लगाना है, कितना बनेगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू बनानी है, कितनी बनेगी। दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आपने कंसीडर करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है शेयर और डिबेंचर गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अभी देखिए, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ शेयर और डिबेंचर दिए, तो उसका COA यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एज अ पर्क्स होगा, क्योंकि हमने सैलरी वाले चैप्टर में ये बात की है कि जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन रहता है, वो जो कुछ भी एम्प्लॉय को मिलेगा वो किस में कंसीडर होगा, हेड सैलरी में कंसीडर होगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये अच्छी तरह से इसको देख लेना, पढ़ लेना और नोट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इनका बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। तो चलिए जी, उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और करने वाले हैं, एग्जम्पशंस। अभी कैपिटल गेन के अंडर हमें कुछ एग्जम्पशंस मिलने वाली हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं छूट जो रहती है, हमें एक इनकम बनती है, उसमें कुछ चीज़ें हमें छूट मिल जाती हैं, तो उसे एग्जम्पशंस कहते हैं। तो चलिए जी, जो एग्जम्पशंस होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बेस पर ही मिलेंगी। वो कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में जब आप कोई भी एग्जम्पशंस दे रहे हो क्वेश्चन में, तो उसको उसके साथ आपको किसकी एग्जम्पशन दे रहे हो तो अंडर सेक्शन करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में डिटेल में भी करने वाले हैं। तो चलिए जी, एक तो 54, 54B, 54D, 54EC, ED, 54F, 54G, 54H जो हैं आपकी एग्जम्पशंस जो हैं कैपिटल गेन के अंडर मिलने वाली हैं। और इसमें जो हैं 3 और भी हैं, सेक्शन 10 और सबसेक्शन 36, 37 और 38 हैं। तो चलिए जी, इसको थोड़ा सा विस्तार से क्लियर करते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले जो अंडर सेक्शन 54 वाली एग्जम्पशन है, आपको याद कैसे रखना है। 54 वाली एग्जम्पशन जो है आपकी रेजिडेंशियल हाउस के लिए है, यानी खुद के जिस घर में आप रह रहे हो उस घर के लिए, रेजिडेंशियल हाउस जिस घर में रहते हैं उस रेजिडेंशियल हाउस के लिए एग्जम्पशन है जो हमारी 54 सेक्शन में मिलती है। तो इसमें क्या है कि आपने कोई ट्रांसफ़र किया, रेजिडेंशियल हाउस के बदले रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं, यानी एक आपने जिसमें रह रहे हो उसको बेच के एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है या नहीं खरीदना, वो बाद में बात करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले एग्जम्पशन अवेलेबल, ये सिर्फ मिलेगी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये एग्जम्पशन मिलेगी। और उसके बाद इसके लिए कुछ कंडीशन है। एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगी अगर आप कंडीशंस फुलफिल करोगे। तो पहली कंडीशन ये है कि आपने जितने में भी रेजिडेंशियल
आपने रेजिडेंशियल हाउस जो बेचा है, ठीक है जी, तो आपको 1-2 साल के अंदर अंदर रेजिडेंशियल हाउस है जो परचेज करना पड़ेगा, उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जम्पशन मिल पाएगी। या अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो कम से कम रेजिडेंशियल हाउस एक नया रेजिडेंशियल हाउस जो कंस्ट्रक्शन आपने करवानी होगी। कंस्ट्रक्शन अगर आप बना बनाया नहीं ले रहे, मान लीजिए प्लॉट ले रहे हो तो उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो उसको 3 साल का आपको टाइम मिलता है कि 3 साल के अंदर अंदर आपने क्या है उसको कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है जी, या तभी आपको एग्जम्पशन मिल पाएगी। या फिर एक है कि आपने पिछले 1 साल के अंदर अंदर कोई हाउस परचेज किया हो, यानी ये 3 कंडीशन सीधी सीधी याद रख लेना। अगर आप परचेज कर रहे हो तो 2 साल का टाइम है, कंस्ट्रक्शन करनी है तो 3 साल का टाइम है, या पिछले 1 साल में आपने कोई हाउस परचेज किया हो, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप इसमें एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 54, तो उसके लिए आपको परचेज और कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जिस साल में जिस ईयर में आपने सेल किया है उसी ईयर के जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपको ये इन रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको जो है आपका पैसा आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद अभी देखिए, इट इज़ फर्दर सिग्निफिकेंट टू मेंशन, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एसएससी मस्ट नॉट सेल न्यू परचेज। और हाँ, इसके बाद एक और बात भी है कि जब अगर आपने रिटर्न फाइल करते वक्त अगर मान लीजिए आप कोई न्यू हाउस परचेज नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, या आपने पिछले 1 साल में भी नहीं लिया, तो आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में तो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप लेना चाहते हो, कोई कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एक रिटर्न में आपको मेंशन करना जरूरी है कि एटलीस्ट 3 ईयर, कम से कम जो आप परचेज या कंस्ट्रक्शन करोगे किसी भी हाउस की, तो वो कम से कम 3 साल के लिए आपको सेल नहीं करना है, ऐसा आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, तभी आपको जो है एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 54 मिलेगी। अदरवाइज अगर आप 3 साल से पहले उसको दोबारा से सेल कर देते हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एग्जम्पशन वापस ले ली जाएगी। तो चलिए जी, नेक्स्ट एग्जम्पशन है 54B में आपको मिलेगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की मिलेगी, इसमें सीधा सीधा ये बात, अभी देखिए कंडीशंस क्या है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की एग्जम्पशन तभी मिल पाएगी, एक तो अर्बन एरिया में ये इंडिविजुअल जिसने भी सेल किया है वो खुद ओनर होना चाहिए, एंड ये जरूरी होगी, यानी कंपलसरी चीज़ें होगी, एक तो खुद ओनर होना चाहिए जी उसका, ठीक है जी, यूज बाय एसएससी हिमसेल्फ और बाय हिज पेरेंट्स एग्रीकल्चर पर्पज। हाँ जी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं तो एसएससी या उसके परिवार से मतलब जो उसको जो है लैंड को कम से कम 2 साल के लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया गया हो, एसएससी या उनके पेरेंट्स द्वारा या जो भी है उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा उसको यूज़ किया गया हो एज अ एग्रीकल्चर पर्पस। और उसके बाद एक कंडीशन और है कि परचेज एनी अदर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस, और आपको 2 साल के अंदर अंदर जो आपने बेची है 2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर आप वही सेम है, अगर नहीं खरीदते तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये मेंशन करना होगा, अगर नहीं खरीदते तो मतलब आपको डिपॉजिट कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा लगाना पड़ेगा, यानी उसमें जमा करना पड़ेगा, अगर खरीदते हो तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये मेंशन करना पड़ेगा कि आने वाले 3 साल में वो आप सेल नहीं करने वाले, अदरवाइज जो आपकी एग्जम्पशन है वो विड्रॉन कर ली जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 54D में कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अभी देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया आपने तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर एग्जम्पशंस लेनी है। एक तो कंडीशन ये है कि आप पहली बात तो वो आपने एज अ बिजनेस पर्पस या एज अ इंडस्ट्रियल के रूप में एसएससी ने उसको यूज़ किया हो, और दूसरा लैंड और बिल्डिंग कम से कम 2 साल के लिए उस पर्पस के लिए यूज़ हुई हो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि परचेज एनी अदर लैंड बिल्डिंग, कम से कम आने वाले 3 साल में आपको वो मतलब परचेज करनी पड़ेगी कोई भी बिजनेस पर्पस से लैंड और बिल्डिंग, यानी जो बेच रहे हो उसको वैसी ही लैंड बिल्डिंग मतलब जो है आपको 3 साल के अंदर अंदर जो है खरीदनी परचेज करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है, रिटर्न फाइल करने से पहले आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं आप डिपॉजिट कर रहे तो इस कैपिटल गेन
डिपॉजिट स्कीम में आपका पैसा डिपॉजिट होगा, और ये भी आपको रिटर्न में देना पड़ेगा कि आने वाले 3 सालों में उस परचेज लैंड को आप सेल नहीं करोगे, ठीक है जी। तो नहीं तो आपकी विड्रॉन हो जाएगी एग्जम्पशन। तो चलिए जी नेक्स्ट 54EC में क्या है, आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया यानी बेचा और उसको किसी स्पेसिफाइड एसेट में लगा दिया पैसा, ठीक है जी। यानी कोई लॉन्ग टर्म, अभी 54EC में क्या है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच कर जो पैसा आएगा उसको स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी 54EC में। उसके लिए क्या कंडीशंस हैं ये देखते हैं। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है और स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो विद इन आपको 6 मंथ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि न्यूली परचेज विल नॉट बी फर्दर सोल्ड और मॉर्गेज। हाँ जी, जो आपने खरीदा है कम से कम 3 साल के लिए आप उसको सेल नहीं करोगे, और उसको गिरवी रख के यानी मॉर्गेज करके आप लोन भी नहीं ले सकते, ठीक है जी। वो कौन कौन से मतलब स्पेसिफाइड एसेट हैं इनके बारे में जिक्र करते हैं। तो चलिए जी वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्पेसिफाइड एसेट मीन्स कोई भी बॉन्ड हैं जो आफ्टर हर 5 साल में रिडीमेबल होते हैं, ठीक है जी। जो 1 अप्रैल 2001 के बाद इशू हुए हों तो वो कौन कौन से, जैसे नाबार्ड द्वारा, NHAI द्वारा, RECI द्वारा, NHB द्वारा, सिडबी द्वारा अगर क्या हैं इशूड हुए हैं, और अगर इनमें आप लगाते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर एग्जामिशन लेनी है तो 3 साल के अंदर अंदर आपने इसके बेस पे मॉर्गेज करके लोन भी नहीं ले सकते, और 3 साल है जो सेल भी नहीं कर सकते इसका, ठीक है जी। तो उसके बाद चलिए जी 54F में जो एग्जम्पशन है वो किस चीज़ की है, आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र किया यानी बेचा, और उसकी जगह जो आपके पास पैसा आया आपने रेजिडेंशियल हाउस पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है जी। इसमें आपको 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। उसमें कंडीशन क्या है, ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसएससी को मिलेगी, और उसके बाद इसमें ये कंडीशन है कि कम से कम वही जो हमने पहले 54 वाले में रेजिडेंशियल हाउस में पढ़ी थी सेम टू सेम वही कंडीशंस हैं, ठीक है जी। परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस यानी आपने अगर रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर रहे हो तो 2 साल के अंदर अंदर करना है, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो मतलब 3 साल के अंदर अंदर करना है, या 1 साल पहले आपने उस कोई घर परचेज किया हो, ठीक है जी। और 3 साल तक आप इसको जो परचेज या कंस्ट्रक्ट हाउस को सेल नहीं कर सकते, और असेसी डज नॉट ऑन मोर देन, उस समय असेसी के 1 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होने चाहिए। तो चलिए जी इफ़ असेसी डज नॉट इन्वेस्ट, अभी देखिए इसमें कुछ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएगी। इफ़ असेसी डज नॉट इन्वेस्ट नेट सेल कंसिडरेशन बट इन्वेस्ट ओनली पार्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन द एग्जम्पशंस अंडर 54F शैल बी अलाउड प्रोपोर्शनल। अभी देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि आपने जितना आपके पास पैसा आया, मान लीजिए मैंने कोई चीज़ है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 20 लाख के जो हैं बेचे, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल हाउस पे 10 लाख रुपए लगाए। तो इसमें यही बात है, देखिए आपने किसी चीज़ को नेट सेल कंसिडरेशन जो भी किया तो आपने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, पूरा इन्वेस्ट नहीं किया, उसका ओनली पार्ट किया है। जितना भी आपने पार्ट किया होगा उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल जो है आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। यानी 10 लाख का जो भी पार्ट क्या है हाफ पार्ट बन रहा है तो हाफ पार्ट के अकॉर्डिंग जो भी है आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो चलिए जी ये एग्जम्पशन कैसे मिलेगी इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एक तो टोटल कैपिटल गेन कितना है, और अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन जितनी भी सेल हुई है मल्टीप्लाई अमाउंट इन्वेस्ट, आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तो इससे आपका जो भी है प्रोपोर्शन पार्ट निकल जाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट आपको जो है सेक्शन 10 और सबसेक्शन 38 वाली जो एग्जम्पशन है किसमें मिलेगी, एक तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या आप इक्विटी शेयर्स को सेल कर रहे हैं, या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स को सेल कर रहे हैं। तो आपको इसकी एग्जम्पशंस हैं जो सेक्शन 10 और सबसेक्शन 38 में मिल जाएंगे। तो चलिए जी इसमें क्या क्या बात याद रखने वाली है। सबसे पहली बात तो ये सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड ऑन और आफ्टर, यानी वो 1 अक्टूबर 2004
2004 के बाद इशू हुए होने चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन मिल पाएगी। और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के अंडर होनी चाहिए, एसटीटी के अंडर, ठीक है जी। और जो भी उसका कैलकुलेटिंग प्रॉफिट होगा वो अंडर सेक्शन 115 जेबी के अंडर होना चाहिए, तो ही आपको एग्जम्पशन मिल पाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट है आपकी एग्जम्पशन 54G। 54G में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल, यानी आप अपनी इंडस्ट्री अर्बन से अर्बन टू नॉन अर्बन यानी रूरल एरिया में लेकर जाना चाह रहे हो, यानी अर्बन से बेचकर रूरल एरिया में आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, उस केस में आपको 54G में जो है वो क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो चलिए जी, इसमें क्या क्या होना चाहिए, कंडीशंस देखते हैं। एक तो पहली बात, ये प्लांट मशीनरी या लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, फर्नीचर के केस में नहीं होगा, ठीक है जी। उसके बाद एक तो वो अर्बन जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं अर्बन टू नॉन अर्बन रूरल एरिया में ले जाना चाहते हैं, वो अर्बन एरिया में जब थी इंडस्ट्रियल अर्बन एरिया में थी तो वो इंडस्ट्रियल या बिजनेस पर्पस से यूज़ हुई हो, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपने जब भी उसको सेल किया है अर्बन लैंड को, तो उसको आपने री इन्वेस्ट करना है नॉन अर्बन एरिया में, या तो 1 साल पहले कर चुके हो या 3 साल के अंदर अंदर आपको वो री इन्वेस्ट करना रहेगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट है एसेट परचेज शुड बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल, यानी जो भी एसेट आपका परचेज किया है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होना चाहिए, जो कि आप रूरल एरिया में सेटअप करना चाहते हो। देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें अगर आप 54G जो है वो अर्बन टू नॉन अर्बन में जाना चाहते हो, यानी अर्बन टू रूरल में जाना चाहते हो, वो प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, और जब अर्बन में थे तो वो एज अ इंडस्ट्रियल या बिजनेस पर्पस यूज हुई हो, अगर नॉन अर्बन यानी रूरल में जा रहे हो तो भी वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होनी चाहिए, और आपको 3 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना है या 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया हुआ हो, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट है द न्यूली एक्वायर्ड एसेट मस्ट बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 3, हाँ जी, जो आपने एक्वायर कर लिया कम से कम 3 साल उसको आप सेल नहीं कर सकते। तो चलिए जी, नेक्स्ट एग्जम्पशन आपकी 54H में है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑन एक्वायरिंग द न्यू एसेट। अभी जो भी नया एसेट एक्वायर करने में जो भी टाइम लिमिट रहती है उसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसमें खाली ये याद रखना है 54H में क्या होगा, जब भी कोई न्यू एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसमें टाइम की एक्सटेंशन की एग्जम्पशन मिलेगी। तो इसमें क्या है, कई बार देखिए इसको देखते हैं सारा। व्हेन एसएससी मस्ट ट्रांसफर एनी एसेट, एसएससी ने कोई एसेट बेचा और अर्न कैपिटल गेन पर लेटर बाद में उसको पता चला कि इसका कंसीडरेशन है जो इंक्रीज्ड हो गया, और बाद में अलग व्हेन एसेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, वो किसी लॉ के अंडर आया और उसके बाद काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग एडिशनल कंपनसेशन मिला, बाद में मिला, तो उस डेट तक उसको क्या है वो एग्जम्पशन यानी टाइम एक्सटेंशन की एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट डीम ट्रांसफर, डीम ट्रांसफर में सीधा सीधा ये याद रखना, एक तो सेक्शन देख लेना, सेक्शन 45 और सबसेक्शन जो है 2 है। इसमें क्या है, डीम ट्रांसफर का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसको हम डीम ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।